नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान। ठीक है दोस्तों, हम लोग टोटल इसमें 200 सवाल करने वाले हैं इतिहास से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था दयाराम साहनी ने। किसने किया था दोस्तों? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। दूसरा नंबर सवाल है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया था कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा 1191 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी को। यानी तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। याद रखिएगा कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। ठीक है, तो किसने किया था? तो मुर्शिद कुली खां। ठीक है, यानी बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया तो मुर्शिद कुली खां, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 का ए हो 4 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो ये बना था 1856 ईस्वी को। याद रखिएगा कि 1856 ईस्वी को विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। ठीक है, 5 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर सवाल। तो देखिए दोस्तों 6 नंबर सवाल है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो ये अपनाई थी 1858 ईस्वी को। ठीक है, आपको पता होगा कि 1858 ईस्वी में अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखेंगे हम लोग 7 नंबर सवाल। ठीक है दोस्तों, हम लोग टोटल 200 सवाल करने वाले हैं, याद रखिएगा। 7 नंबर सवाल है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो ये 7 वर्षों तक चला था। याद रखिएगा कि इंग्लैंड में गृह युद्ध जो है ये कितने वर्षों तक चला था? 7 वर्ष तक, यानी कि 7 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य जो है ये भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से आए थे आर्य भारत में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो ये हुई थी आर्य अवधि में। ठीक है दोस्तों, यानी कि रामायण एवं महाभारत की जो रचना है ये किस अवधि में हुई थी? तो आर्य अवधि में हुई थी, यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त समाज की जो स्थापना है ये चंद्रगुप्त ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त ने गुप्त समाज की स्थापना किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है ये बैरम खान, ठीक है, यहाँ पे बैरम होगा। ठीक है, बैरम खान और हेमू, बैरम खान और हेमू के बीच 1556 ईस्वी को। ठीक है, 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था बैरम खान और हेमू के बीच। अच्छा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 को हुआ था। द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी को हुआ था और तृतीय हुआ था 1761 ईस्वी को। ठीक है, पानीपत का तीनों युद्ध आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो ये अफगानिस्तान का था। ठीक है, यानी कि मोहम्मद गौरी जो था ये अफगानिस्तान का शासक था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है अगला 13 नंबर सवाल। तो देखिए 13 नंबर सवाल है कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो मस्तानी जो थी ये बाजीराव पेशवा की। ठीक है, यानी कि मस्तानी बाजीराव पेशवा की शासक की प्रेयसी थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला है 14 नंबर सवाल कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ये खिलजी ने जीता था। ठीक है, खिलजी एक मुस्लिम शासक था जिन्होंने बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो सूरत में। ठीक है दोस्तों, यानी कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में? तो सूरत शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 16 नंबर सवाल कि पहली सहायक संधि कौन सी थी। तो ये था निज़ाम। ठीक है दोस्तों, निज़ाम जो था ये पहली सहायक संधि था। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड में करवा रहा हूँ क्योंकि 200 सवाल करनी है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। तो कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है पुरंदर दास को। याद रखिएगा दोस्तों, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, पुरंदर दास को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट देखते हैं अगला 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल है कि किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, याद रखिएगा कि किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला हम लोग देखने वाले हैं 19 नंबर सवाल। तो देखिए 19 नंबर सवाल आपके सामने है। सवाल है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। तो शाहजहां को। ठीक है, शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। किसको, तो शाहजहां को। शाहजहां जो है किस वंश का शासक है, तो ये मुगल वंश का शासक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 20 नंबर सवाल कि किस समुदाय के अंतिम गुरु थे। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। ठीक है, तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, यहाँ पे सिंह होगा, याद रखिएगा कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 21 नंबर सवाल है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है। ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आप बहुत बार देखे होंगे कि कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। चलिए नेक्स्ट है 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। तो महायान संप्रदाय के द्वारा। ठीक है, चित्रकला की जो गांधार शैली का सूत्रपात जो है ये किसके द्वारा किया गया था, तो महायान संप्रदाय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल है कि ताजमहल के डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। तो ये था उस्ताद ईसा। ठीक है, उस्ताद ईसा जो था ताजमहल के डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। तो कल्कि को। ठीक है, यानी कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है, कल्कि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 25 नंबर सवाल। ठीक है, 25 नंबर सवाल है कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो पंचमहल का। ठीक है, पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किसने करवाया था, तो सम्राट अकबर ने करवाया था। याद रखिएगा किसका निर्माण करवाया था, तो पंचमहल का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। याद रखिएगा कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है अगला 27 नंबर सवाल कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज की स्थापना किया था। याद रखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना किया था, तो आर्य समाज। अच्छा, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था, 1828 ईस्वी को। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था, तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ये भी आपको याद रखना है कब किया था, तो 1867 ईस्वी को किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया है। तो अकबर ने। ठीक है, अकबर ने क्या बनवाया है, इबादत खाना बनवाया है। किसने बनवाया है, अकबर। ठीक है, अच्छा अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 1542 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो अमरकोट में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, कब हुआ था, 1542 को अकबर का जन्म हुआ था, अमरकोट में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर सवाल कि भारत की प्रथम महिला शासिका बनी। तो रजिया बेगम। ठीक है, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, यानी कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी, रजिया बेगम। ये किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 30 नंबर सवाल कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो ये मैसूर का शासक था। याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान जो था ये कहाँ का शासक था, मैसूर का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं 31 नंबर सवाल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों
31 नंबर सवाल है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, तो महमूद बिन कासिम। याद रखिएगा कि महमूद बिन कासिम जो था ये भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 31 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 32 नंबर सवाल कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर सवाल, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह की, यानी किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर सवाल, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया, तो सुल्तान महमूद ने। ठीक है, याद रखिएगा कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था, सुल्तान महमूद ने विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 35 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है, तो यह है अजंता की गुफाएं। ठीक है, अजंता की जो गुफाएं हैं ये सबसे पुराना स्मारक है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 36 नंबर सवाल कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो पशुपति की। याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो किसकी पूजा करते थे, तो ये पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो ये है बौद्धों का। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का। नेक्स्ट देखते हैं अगला 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी को। ठीक है, 1761 ईस्वी को पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। प्रथम लड़ाई कब हुई थी, 1526 को, द्वितीय हुआ था 1556 को, और तृतीय हुआ था 1761 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, ये तीनों युद्ध आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल आपके सामने है कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। कब हुआ था प्रथम लड़ाई, 1526 को हुआ था। द्वितीय लड़ाई कब हुआ था, 1556 को हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, 1757 को प्लासी लड़ाई हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 40 नंबर सवाल कि मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी 1526 को। ठीक है, 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध में ही मुगल वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला 41 नंबर सवाल है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 23 जून 1757 को। ठीक है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला 42 नंबर सवाल। 42 नंबर सवाल है कि बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था, 1763 को आरंभ हुआ था, लेकिन हुआ कब था, 1764 को। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि बक्सर का युद्ध हुआ कब था, 1764 को हुआ था, प्रारंभ पूछेगा तो 1763 को हुआ था। ऑप्शन के अनुसार आपको देखकर टिक लगाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला हम लोग देखते हैं वाले 43 नंबर सवाल। ठीक है, तो देखिए 43 नंबर सवाल आपके सामने है। सवाल है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो दिल्ली का जो लाल किला है ये बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है दोस्तों, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 44 नंबर सवाल। 44 नंबर सवाल है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था, तो मुख्यमंत्री को। ठीक है, यानी कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था, मुख्यमंत्री को। नेक्स्ट देखते हैं अगला 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल है कि भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी, तो झांसी की रानी। ठीक है, यानी कि भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी, झांसी की रानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर सवाल। 46 नंबर सवाल है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी को। ठीक है, 1815 ईस्वी को वियना सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अच्छा 1915 को क्या हुआ था, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर वापस आए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1920 को क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 47 नंबर सवाल कि किस देश को यूरोप का मरीज़ कहा जाता है, तो तुर्की को। ठीक है, तुर्की को यूरोप का मरीज़ कहा जाता है। तुर्की की राजधानी क्या है, तो तुर्की की राजधानी है
अंकारा, ठीक है, याद रखिएगा। अंकारा जो ये तुर्की की राजधानी है, और तुर्की की जो मुद्रा है वो है लीरा। क्या है दोस्तों? लीरा जो है तुर्की की मुद्रा है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, और पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? सीन नदी। और जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। और इटली की राजधानी क्या है? रोम। और रोम जो है ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और यूरोप का मरीज कैसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर सवाल कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो ये 1871 ईस्वी को, ठीक है। 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 49 नंबर सवाल। 49 नंबर सवाल है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1707 ईस्वी को, ठीक है। 1707 ईस्वी को एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु भी हुई थी। याद रखिएगा कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? ये मुगल बादशाह था औरंगजेब, जिसकी मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी को हुआ था। और औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 50 नंबर सवाल कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो ये 1917 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर सवाल कि नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जन्मदाता था। कौन था? लेनिन। कौन था दोस्तों? लेनिन जो था ये नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जन्मदाता था लेनिन। अच्छा, लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो ये 1924 को हुआ था। याद रखिएगा 1924 को एक और कांड हुआ था जिसमें गांधी जी को बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता बनाया गया था, ठीक है। कब बने थे? 1924 को। और लेनिन का मृत्यु भी कब हुआ था? 1924 को हुआ था। तो नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था कौन? लेनिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 52 नंबर सवाल। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो ये लेनिन ने तैयार किया था, ठीक है। यानी कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? लेनिन ने। अगला देखते हैं 53 नंबर सवाल है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो 1901 ईस्वी को, ठीक है। 1921 ईस्वी को लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 54 नंबर सवाल कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रॉट्स्की ने, ठीक है। ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। चलिए नेक्स्ट है अगला 55 नंबर सवाल, ठीक है दोस्तों। ये देखिए 55 नंबर सवाल आपके सामने है। सवाल है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो मैकाले ने। याद रखिएगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किया था। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या हुआ था? तो 1853 ईस्वी को प्रथम रेलगाड़ी चलाया गया था। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने के बीच। कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 56 नंबर सवाल कि राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। क्या नहीं था? संस्कृत की शिक्षा में, ठीक है। यानी कि संस्कृत की शिक्षा में राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। अच्छा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय यानी कि अकबर सेकंड, ठीक है। अकबर सेकंड ने, ठीक है। अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिए थे, याद रखिएगा। अच्छा, सती प्रथा की समाप्ति कब हुई थी? तो 1829 को हुआ था। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। उसमें लॉर्ड विलियम बेटिंग का भी हाथ था, ठीक है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 57 नंबर सवाल कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? ये जनरल डायर, ठीक है। यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल डायर। अच्छा, कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। याद रखिएगा कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। कहाँ पड़ता है? पंजाब में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और जनरल डायर को लंदन जाकर गोली किसने मारा था? उधम सिंह ने मारा था। कब मारा था? तो 1940 को मारा था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 58 नंबर सवाल कि प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच, ठीक है। ब्रिटिश और हैदर अली के बीच प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 59 नंबर सवाल कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने।
कब लगाया था? 1829 को, ठीक है। यानी कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 60 नंबर। 60 नंबर सवाल है कि किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो 1937 को, ठीक है। यानी कि किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? 1937 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 61 नंबर सवाल। 61 नंबर सवाल है दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? तो 1919 को। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया? 1919 को। और 1919 को एक और सा एक्ट हुआ था जिसका नाम है रॉलेट एक्ट, जिसे हम काला कानून भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 62 नंबर सवाल है कि जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो 1919, यानी कि पूरा डेट है 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें करीब 1000 लोग, 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर सवाल। 63 नंबर सवाल है कि 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो बंगाल महाप्रांत के। और 1912 में ये अलग राज्य बन गया। कौन? बिहार। यानी कि 22 मार्च, याद रखिएगा, 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का स्थापना हुआ था एक नए राज्य के रूप में, ठीक है। यानी 1911 तक बिहार किसके अधीन था? तो ये बंगाल के अधीन था, लेकिन 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था, जो एक अलग राज्य बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 64 नंबर सवाल कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये सर सैयद अहमद थे। कौन थे दोस्तों? सर सैयद अहमद जो थे ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर सवाल। 65 नंबर सवाल है कि चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? ये असहयोग आंदोलन से संबंधित है। कब हुआ था असहयोग आंदोलन? 1920 को हुआ था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को हुआ था। याद रखना, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 66 नंबर सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था होम रूल आंदोलन, ठीक है। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से लेकर, ठीक है, 1918 तक हुआ था। यानी 4 साल लड़ा गया था प्रथम विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। यानी कि टोटल 6 साल लड़ा गया था द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर, 6 अगस्त 1945 और एक 9 अगस्त 1945, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 67 नंबर सवाल, ठीक है। 67 नंबर सवाल है आपके सामने कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो वो था हड़प्पा, ठीक है दोस्तों। यानी कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट है 68 नंबर सवाल कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृ शक्ति पर, ठीक है। यानी कि सिंधु घाटी के जो लोग जो है ये विश्वास करते थे मातृ शक्ति पर। चलिए नेक्स्ट है 69 नंबर सवाल है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। यानी कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट देखते हैं अगला 70 नंबर सवाल। 70 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का, ठीक है। यानी कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 71 नंबर सवाल है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र, ठीक है। सुलभ सूत्र जो है ये वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। चलिए नेक्स्ट है 72 नंबर सवाल है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। अच्छा, वेद है तो वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, ठीक है, और सबसे नया वेद अथर्ववेद। याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा, संगीत के बारे में किसी में बताया गया है? तो सामवेद में बताया गया है संगीत के बारे में। और जादू टोना के बारे में तो अथर्ववेद में बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 73 नंबर सवाल।
73 नंबर सवाल है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। कितनी है दोस्तों? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है। और वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या है 6। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर सवाल है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था पशुपालन। ठीक है, यानी कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। नेक्स्ट है 75 नंबर सवाल। 75 नंबर सवाल है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को। ठीक है, सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 76 नंबर सवाल है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो ये है मनु। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 77 नंबर सवाल। 77 नंबर सवाल है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्री भगवत गीता। ठीक है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्री भगवत गीता। चलिए नेक्स्ट है 78 नंबर सवाल है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ये है गोधन। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर। 79 नंबर सवाल आपके सामने है। 79 नंबर सवाल आपके सामने है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपको पता होगा कि पुराणों की संख्या कितना है? 18। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। ठीक है। नेक्स्ट है 80 नंबर सवाल है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो ये प्रकृति। ठीक है, यानी कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति का। नेक्स्ट देखते हैं अगला 81 नंबर सवाल है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र में। ठीक है, यानी कि किस वेद के लिए? तो किस देवता के लिए, किस देवता के लिए? तो इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट है 82 नंबर सवाल है कि सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो जयमिति से। ठीक है, यानी कि सुलभ सूत्र जो है ये किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो जयमिति से। नेक्स्ट देखते हैं अगला 83 नंबर सवाल कि अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अस्तो माँ सदगमय जो है ये कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 84 नंबर सवाल है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। ठीक है दोस्तों, यानी कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर क्या है? 1/6। नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर सवाल। 85 नंबर सवाल है दोस्तों कि प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? तो स्वर्ण आभूषण। ठीक है, याद रखिएगा कि प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट है 86 नंबर सवाल कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो पतंजलि। ठीक है, याद रखिएगा कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि जो है ये योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है 87 नंबर सवाल। 87 नंबर सवाल है कि उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? तो दर्शन से। याद रखिएगा कि उपनिषद पुस्तकें जो है ये किससे संबंधित है? तो ये दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपके सामने 88 नंबर सवाल कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो सिंधु। ठीक है, यानी कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। गंगा का उल्लेख मात्र 1 बार किया गया है और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। किस नदी को? तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया है, यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 89 नंबर सवाल है कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये मीमांसा से संबंधित है। याद रखिएगा कि कर्म का जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? मीमांसा से। नेक्स्ट देखते हैं अगला 90 नंबर सवाल कि वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? गणतंत्र। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। नेक्स्ट देखते हैं 91 नंबर सवाल। तो देखिए दोस्तों 91 नंबर सवाल आपके सामने है
सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और सबसे नया वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। ठीक है, और अथर्ववेद में ही जादू टोना के बारे में बताया गया है, और सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है। ठीक है, और देखिए गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ये ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, और गायत्री मंत्र के प्रतिपादक कौन थे? तो विश्वामित्र थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 92 नंबर सवाल कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद। ठीक है, यानी गद्य रूप में भी रचित है। ये किस में है? तो ये यजुर्वेद। यानी कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर सवाल। 93 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति। ठीक है, मनु स्मृति जो है ये सबसे प्राचीनतम स्मृति है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 94 नंबर सवाल है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को। ठीक है, रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, और सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो ये है महाभारत। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर सवाल कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये विश्वामित्र ने किया था। ठीक है, और गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ये ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 96 नंबर सवाल कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में। ठीक है, हड़प्पा वासी जो थे ये किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे हड़प्पा वासी। नेक्स्ट है 97 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 97 नंबर सवाल है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। ठीक है, और लोथल कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। यानी सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर सवाल है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो ग्राम भोजक कहा जाता है। ठीक है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्राम भोजक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 99 नंबर सवाल। 99 नंबर सवाल है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक था महानंदनी। ठीक है, याद रखिएगा कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? महानंदनी जो था ये नंद वंश का संस्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट है 100 नंबर सवाल कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों हमने 100 सवाल कर चुके हैं, अभी और हम लोग 100 सवाल करेंगे। ठीक है, इसलिए लास्ट तक बने रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 101 नंबर सवाल से कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये था घननंद। याद रखिएगा कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घननंद जो था ये नंद वंश का अंतिम सम्राट था। नेक्स्ट है 102 नंबर सवाल कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा। ठीक है, यानी कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 103 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 103 नंबर सवाल आपके सामने है। सवाल है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो डेरियस। ठीक है, यानी कि पहला ईरानी शासक कौन था? तो ये डेरियस था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 104 नंबर सवाल कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो ये किसका है? ये बौद्धों का है। ठीक है, यानी त्रिपिटक जो है ये धर्म ग्रंथ किसका है? बौद्धों का। नेक्स्ट है 105 नंबर सवाल। 105 नंबर सवाल है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल। ठीक है, यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 106 नंबर सवाल कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक। ठीक है, याद रखिएगा कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक में हुआ था। ठीक है, शाक्य में किसका हुआ था? तो गौतम बुद्ध का हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 107 नंबर सवाल कि महावीर की माता कौन थी? तो ये त्रिशला। ठीक है, महावीर की माता का क्या नाम था? त्रिशला, ये महावीर की माता का नाम था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 108 नंबर सवाल कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय ये प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट देखते हैं 109 नंबर सवाल। 109 नंबर सवाल है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली। ये भगवान महावीर के दामाद थे, बाद में दामाद बन गए।
क्योंकि महावीर की बेटी से जमाली ने शादी कर लिया था, इसीलिए जमाली महावीर का दामाद बन गए। और भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो ये जमाली थे, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 110 नंबर सवाल है। 110 नंबर सवाल है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखखली गोसाल। ठीक है, मखखली गोसाल जो थे ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट है 111 नंबर सवाल। 111 नंबर सवाल है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी को। ठीक है, 1398 ईस्वी को तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 112 नंबर सवाल कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी। ठीक है दोस्तों, बहलोल लोदी जो थे ये लोदी वंश का संस्थापक था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 113 नंबर सवाल कि महमूद गजनी किस वंश का था? तो ये यामुनी वंश का था। ठीक है, यामुनी वंश का कौन था? तो महमूद गजनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 114 नंबर सवाल कि शून्य की खोज किसने की थी? तो ये आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 115 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 115 नंबर सवाल आपके सामने है। 115 नंबर सवाल आपके सामने है कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विधा अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो कौशाम्बी। ठीक है, तक्षशिला था और विक्रमशिला भी था, ये विद्या का केंद्र था, लेकिन कौशाम्बी जो था ये विद्या का केंद्र नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 116 नंबर सवाल। 116 नंबर सवाल है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज एक विदेशी यात्रा था जिन्होंने भारत पर दौरा करने वाला सबसे पहले व्यक्ति था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 117 नंबर सवाल कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। ठीक है, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 118 नंबर सवाल। 118 नंबर सवाल है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? तो ये प्रयाग में। ठीक है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? प्रयाग में। नेक्स्ट देखते हैं 119 नंबर सवाल कि मिहिर कुल का संबंध था हुर्न से। ठीक है, यानी कि मिहिर कुल का संबंध था हुर्न से। ठीक है, नेक्स्ट 120 नंबर सवाल है कि बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के। ठीक है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। नेक्स्ट देखते हैं 121 नंबर सवाल। 121 नंबर सवाल है कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई तो गुप्त काल में। ठीक है दोस्तों, गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। नेक्स्ट देखते हैं 122 नंबर सवाल कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में। ठीक है दोस्तों, यानी कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में। नेक्स्ट देखते हैं 123 नंबर सवाल कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए 124 नंबर सवाल आपके सामने है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए। ठीक है, कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। नेक्स्ट देखते हैं 125 नंबर सवाल। 125 नंबर सवाल है कि मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो चेर का। ठीक है, यानी कि मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का। नेक्स्ट है 126 नंबर सवाल। 126 नंबर सवाल है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट देखते हैं 127 नंबर सवाल। 127 नंबर सवाल है कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत। ठीक है, यानी गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? संस्कृत। नेक्स्ट देखते हैं अगला 128 नंबर सवाल कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी। ठीक है, यानी कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी। नेक्स्ट देखते हैं 129 नंबर सवाल। ठीक है दोस्तों, 129 नंबर सवाल आपके सामने है। सवाल है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए, ठीक है। भीमबेटका जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। और भीमबेटका जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में, यानी कि एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 130 नंबर सवाल। 130 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, तो मणिग्राम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, मणिग्राम। नेक्स्ट देखते हैं 131 नंबर सवाल कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल, ठीक है। याद रखिएगा कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था, चावल। नेक्स्ट है 132 नंबर सवाल कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया, तो हर्षवर्धन, ठीक है। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था, तो हर्षवर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था। नेक्स्ट देखते हैं 133 नंबर सवाल। तो 133 नंबर सवाल है 133 नंबर सवाल है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कपिलवस्तु में, ठीक है। कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। सारनाथ में क्या किए थे, तो इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश दिए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 134 नंबर सवाल कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ में इन्होंने सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया था। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कुशीनगर में जब मृत्यु हुई थी तो मृत्यु को क्या कहा गया था, महापरिनिर्वाण कहा गया था, ठीक है। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 135 नंबर सवाल। 135 नंबर सवाल है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसे शासनकाल में दिए गए थे, तो बिंबिसार के। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे, तो बिंबिसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 136 नंबर सवाल। 136 नंबर सवाल है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी। याद रखिएगा कि महावीर की जो मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी। लुम्बिनी में क्या हुआ था, ये लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। लुम्बिनी अभी कहाँ पड़ता है वर्तमान में, तो लुम्बिनी जो अभी है ये नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, नेपाल, ठीक है। नेक्स्ट है 137 नंबर सवाल कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो गया में हुआ था, यानी कि बोध गया में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। सारनाथ में इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। क्या दिया था, उपदेश। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। कुशीनगर कहाँ पड़ता है, तो ये यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 138 नंबर सवाल कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, तो हिंदू यूनानी का, ठीक है। यानी कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, हिंदू यूनानी का। नेक्स्ट देखते हैं 139 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 139 नंबर सवाल है कि महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे, तो शाक्य कुल के थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे, तो शाक्य कुल के थे। और ये यांत्रिक कुल के कौन थे, तो ये महावीर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 140 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा, तो ये मौर्य राजवंश, ठीक है। मौर्य राजवंश जो था ये सबसे प्राचीनतम राजवंश माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 141 नंबर सवाल। 141 नंबर सवाल है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला 142 नंबर सवाल। 142 नंबर सवाल है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, तो पन था, ठीक है। यानी कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, पन मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था। नेक्स्ट देखते हैं 143 नंबर सवाल कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, ठीक है। यानी कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। नेक्स्ट देखते हैं 144 नंबर सवाल कि सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो अशोक ने बनवाया था, ठीक है। याद रखिएगा कि सांची का जो स्तूप है ये किसने बनवाया था, अशोक ने। और ये सांची का जो स्तूप है ये कहाँ स्थित है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 145 नंबर सवाल। 145 नंबर सवाल है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की, तो अशोक ने, ठीक है। यानी कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी, तो अशोक ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं 146 नंबर सवाल। 146 नंबर सवाल है कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था, तो वसुदेव, ठीक है। वसुदेव जो थे ये कण्व वंश के संस्थापक माना जाता है, ठीक है दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 147 नंबर सवाल। 147 नंबर सवाल है कि पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर का। ठीक है, पुरुषपुर जो है ये निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर का दूसरा नाम है पुरुषपुर। नेक्स्ट देखते हैं 148 नंबर सवाल कि चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो कनिष्क के थे। याद रखिएगा दोस्तों कि चरक जो थे ये कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 149 नंबर सवाल कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्ट्रियन ने। ठीक है, इंडो बैक्ट्रियन ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। नेक्स्ट देखते हैं 150 नंबर सवाल। तो 150 नंबर सवाल है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? तो यूनानियों ने किया था। ठीक है, यानी कि भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? तो यूनानियों ने किया। नेक्स्ट देखते हैं 151 नंबर सवाल। तो देखिए दोस्तों 151 नंबर सवाल है कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क के। याद रखिएगा कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 152 नंबर सवाल। 152 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो किसान शासकों ने। ठीक है, किसान शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला 153 नंबर सवाल। 153 नंबर सवाल है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो कनिष्क। ठीक है, यानी कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया? कनिष्क ने। 154 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, 154 नंबर सवाल है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो कन्नव वंश। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर आक्रमण किया? कन्नव वंश। नेक्स्ट देखते हैं 155 नंबर सवाल कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ। ठीक है, यानी कि पेन चाओ एक चीनी जनरल था जिन्होंने कनिष्क को हराया था। नेक्स्ट देखते हैं 156 नंबर सवाल। 156 नंबर सवाल है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाण। ठीक है, यानी कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाण ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 157 नंबर सवाल। 157 नंबर सवाल है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो ये जैन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यानी कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जैन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 158 नंबर सवाल। 158 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम्ब का। ठीक है, कदम्ब का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी का हुआ है, जैसे चोल का, चेर का, पांड्य का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 159 नंबर सवाल। 159 नंबर सवाल है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुर्नों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंद गुप्त। ठीक है, गुप्त वंश का राजा कौन था? तो स्कंद गुप्त था जिन्होंने हुर्नों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। ठीक है दोस्तों, अगला है 160 नंबर सवाल कि गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो ये थे विष्णु। याद रखिएगा कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। नेक्स्ट देखते हैं 161 नंबर सवाल कि वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। ठीक है दोस्तों, यानी कि वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। ये आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? ये भारत के रहने वाले थे। कहाँ के? भारत के। ठीक है, नेक्स्ट है 162 नंबर सवाल कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आबू पर्वत पर स्थित है। याद रखिएगा कि दिलवाड़ा का जो मंदिर है ये कहाँ स्थित है? आबू पर्वत। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी भी वही है और ऑप्शन डी भी वही है। ठीक है, आबू पर्वत यहाँ भी है, आबू पर्वत यहाँ भी है, तो आप एक को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 163 नंबर सवाल। तो देखिए दोस्तों 163 नंबर सवाल क्या है? 163 नंबर सवाल आपके सामने कि खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल राजपूत ने किया था। ये खजुराहो का जो मंदिर स्थित है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप, खजुराहो का मंदिर, ये कहाँ स्थित है? ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल राजपूत ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 164 नंबर सवाल कि लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? तो ययाति केसरी ने। ठीक है, ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी।
लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 165 नंबर सवाल कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राणा कुंभा। ठीक है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। नेक्स्ट 166 नंबर सवाल। 166 नंबर सवाल है कि सेन वंश का संस्थापक था? तो सामंत सेन। याद रखिएगा दोस्तों, सामंत सेन जो थे ये सेन वंश का संस्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 167 नंबर सवाल कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। ठीक है, गोपाल जो थे ये पाल वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट देखते हैं 168 नंबर सवाल कि अजय पाल संस्थापक थे अजमेर के, यानी कि अजमेर का संस्थापक कौन थे? अजय पाल। ठीक है, अजय पाल क्या स्थापना किए थे? तो अजमेर के। अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। नेक्स्ट देखते हैं 169 नंबर सवाल। 169 नंबर सवाल है कि किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो धर्मपाल। ठीक है, यानी कि किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल। नेक्स्ट देखते हैं 170 नंबर सवाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? तो धर्मपाल। ठीक है, यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो ये धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है 171 नंबर सवाल कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। याद रखिएगा कि देवगिरी यादव सम्राटों की राजधानी थी। नेक्स्ट है 172 नंबर सवाल। 172 नंबर सवाल है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। 173 नंबर सवाल देखेंगे। 173 नंबर सवाल है कि पल्लवों की राजधानी थी? तो संस्कृत। सॉरी, यहाँ पे राजधानी नहीं होगा, यहाँ पे मेरे ख्याल से भाषा होनी चाहिए कि यानी कि पल्लवों की भाषा क्या थी? ये शायद संस्कृत होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे गलती से राजधानी टाइपिंग हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 174 नंबर सवाल। 174 नंबर सवाल है कि चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्रामीण सभाओं के लिए। ठीक है, यानी कि चोल युग ग्रामीण सभाएं के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट देखते हैं 175 नंबर सवाल। 175 नंबर सवाल क्या है आपके सामने देखने वाले हम लोग। 175 नंबर सवाल है कि चोल साम्राज्य का संस्थापक है? विजयालय। विजयालय जो है ये चोल साम्राज्य का संस्थापक है। नेक्स्ट देखते हैं 176 नंबर सवाल। 176 नंबर सवाल है कि रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो काकतीय। यानी कि रुद्रांबा जो है ये किस राजवंश की? तो ये काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 177 नंबर सवाल। 177 नंबर सवाल है कि किसने एकताधारी प्रथा चलाई? तो इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि किसने एकताधारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने एकताधारी प्रथा चलाई थी। नेक्स्ट देखते हैं 178 नंबर सवाल। 178 नंबर सवाल है कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को। ठीक है, याद रखिएगा कि मोहम्मद गौरी को मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खलजी। ठीक है, मुबारक शाह खलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। कौन क्या घोषित किया था? खलीफा। 180 नंबर सवाल कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के। याद रखिएगा कि कृष्णदेव राय जो थे किसके समकालीन थे? बाबर। 181 नंबर सवाल। 181 नंबर सवाल है मेरे दोस्त कि रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। ठीक है, जैसे कि फुटबॉल, डुरंट कप, संतोष ट्रॉफी, ये सब फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रबर शब्द जो है ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से। नेक्स्ट है 182 नंबर सवाल कि पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है? थॉमस कप। ठीक है, यानी कि पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है थॉमस कप। डुरंट कप फुटबॉल से है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 183 नंबर सवाल। 183 नंबर सवाल है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा कि आगरा नगर की जो स्थापना है ये सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अगला 184 नंबर सवाल कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक है दोस्तों, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था।
नेक्स्ट देखते हैं 185 नंबर सवाल कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो 14वीं शताब्दी में हुई थी। याद रखिएगा कि 14वीं शताब्दी में यानी कि 1336 ईस्वी को, ठीक है, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। अगर आपसे शताब्दी पूछे, ईस्वी पूछे, सदी पूछे तो 14वीं, ठीक है। अगर ईस्वी पूछे तो 1336 ईस्वी को किसने किया था। तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला 186 नंबर सवाल कि बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। याद रखिएगा दोस्तों कि गुलबर्गा जो था ये बहमनी राजाओं की राजधानी थी। नेक्स्ट है 187 नंबर सवाल। तो देखिए 187 नंबर सवाल आपके सामने है कि कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे। तो पुर्तगाली के साथ। याद रखिएगा दोस्तों कि कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। पुर्तगाली के साथ। सबसे पहला पुर्तगाली कब आया था भारत में। 1498 ईस्वी को आया था, ठीक है। याद रखिए कौन आया था, वास्को डी गामा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 188 नंबर सवाल कि किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी। तो फिरोज तुगलक, ठीक है। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं 189 नंबर सवाल कि लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था सिकंदर लोदी। याद रखिएगा कि लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट देखते हैं 190 नंबर सवाल कि रजिया बेगम को सचायुक्त करने में किसका हाथ था। तुर्की का, ठीक है। यानी कि रजिया बेगम को सताच्युत करने में किसका हाथ था, तुर्की का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 191 नंबर सवाल। 191 नंबर सवाल है कि किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया। तो सिकंदर लोदी, ठीक है। यानी कि गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट देखते हैं 192 नंबर सवाल कि नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है दोस्तों। गयासुद्दीन तुगलक जो थे ये नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। नेक्स्ट देखते हैं 193 नंबर सवाल। 193 नंबर सवाल है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो थे इन्होंने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला 194 नंबर सवाल, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 194 नंबर सवाल है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ। तो सैयद वंश, ठीक है। यानी कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ। तो सैयद वंश। नेक्स्ट है 195 नंबर सवाल कि मोहम्मद गौरी किस वंश का था। तो संस बनी वंश का था। यानी कि मोहम्मद गौरी किस वंश का था, संस बनी वंश। नेक्स्ट है 196 नंबर सवाल। 196 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। तो चंगेज खां, ठीक है। चंगेज खां अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। नेक्स्ट है 197 नंबर सवाल। 197 नंबर सवाल है दोस्तों कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस ज़िले में स्थित है। तो ये बेलारी ज़िला में स्थित है। कहाँ स्थित है, बेलारी ज़िला में स्थित है हम्पी, जो कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 198 नंबर सवाल कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो भू राजस्व, ठीक है दोस्तों। यानी कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य और विशेषता क्या थी, भू राजस्व। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने कब किया था। तो 1336 को। अगर इस सदी पूछे तो 14वीं सदी में हुआ था। कौन सी सदी, 14वीं सदी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 199 नंबर सवाल। 199 नंबर सवाल है कि इनकलाब का नारा किसने दिया। तो मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। मोहम्मद इकबाल ने इनकलाब का नारा दिया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 199 का। और आज का लास्ट सवाल 200 नंबर सवाल। 200 नंबर सवाल है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो 1939 को। याद रखिएगा 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। तो 1906 को हुआ था। याद रखिएगा 1906 को मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। किसने किया था, तो आगा खां ने किया था, ठीक है दोस्तों। तो हमने 200 प्रश्न कर चुके हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।